हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई फिजिक्स के एमसीक्यू वीडियो में। हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग सवाल को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल, द वैल्यू ऑफ द 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। 104 फ़ारेनहाइट, बी 100 फ़ारेनहाइट, सी 102 फ़ारेनहाइट, डी 75 फ़ारेनहाइट। पता करते हैं इसका राइट आंसर। ये जो दिया हुआ फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? फ़ारेनहाइट। तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। C का वैल्यू रख के सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें 104 फ़ारेनहाइट मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 104 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिफाइंड मोशन? ऑप्शन इज ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी केपलर, डी टॉलमी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए गैलीलियो, क्योंकि सबसे पहले गैलीलियो ने ही यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को डिफाइन करके स्पीड का फॉर्मूला दिया था। इसके बाद न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन के 3 रूल दिए थे। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, ऑप्शन आर डिपेंड ऑन मास, B depend on length, C depend on time, D depends on temperature. The correct answer is B depend on length, क्योंकि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π√L/G, जिसमें 2π कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, लेकिन जो L होता है वो वेरिएंट करता है, जिस कारण से पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा लेंथ पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर? ऑप्शन आर ए वेलोसिटी, बी मास, सी एक्सेलरेशन, डी फोर्स। देखते हैं इसका आंसर क्या है। हम जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एम वी होता है, तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो बिटवीन द मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो इसके लिए हम करेंगे P/V इक्वल टू mv/v। तो P/V इक्वल टू m बच जाएगा, क्योंकि V भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन बी मास। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस मीन्स। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। 1 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल टू 1000 मीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, यू आर स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, द फोर्स अप्लाइड बाय योर वेट ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट इज। ऑप्शन ए लिफ्ट के एक्सेलरेशन से ऊपर जाते समय 0 होगा, ऑप्शन बी लिफ्ट के एक्सेलरेशन नीचे जाते समय 0 होगा, ऑप्शन सी लिफ्ट का एक्सेलरेशन किसी भी दिशा में जाते समय 0 होगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन रेट प्रभावित नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिफ्ट जब नीचे की ओर जाएगी तब जाके हमारा जो वेट है वो 0 होगा। इसको थोड़ा अच्छे ढंग से और समझते हैं। जब हमारा लिफ्ट या तो रेस्ट में होगा या फिर एक यूनिफॉर्म वे स्पीड से चल रहा होगा, तो जो हमारा जो फोर्स है वो हमारे वेट के इक्वल में होगा। अगर क्या कहते हैं लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उस पर लगाया गया हमारा वेट जो है वो अधिक वर्क करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होगी वो नीचे की ओर खींच रही होगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। और जब हम फ्री फ्लो में गिर रहे होंगे या फिर नीचे की ओर जा रहे होंगे तो हमारा वेट 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वॉशिंग मशीन? ऑप्शन इज ए रिवर्स ऑस्मोसिस, बी डिफ्यूजन, सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डी डायलिसिस, ई नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वॉशिंग मशीन जब वर्क करता है तो उसमें कपड़े सेंटर से दूर सेंटर फ्रंट्स पे चिपक जाते हैं, और जो फोर्स सेंटर से दूर फेंकता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। मक्खन लगाने की जो प्रोसेस है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इज। ऑप्शन इज ए मास एंड वेलोसिटी, बी वेट एंड वेलोसिटी, सी मास एंड एक्सेलरेशन, डी वेट एंड एक्सेलरेशन। इसका आंसर देने से पहले थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इज मतलब फोर्स जो है किससे मिला है, किससे गुना करके प्राप्त हुआ है, तो वो होता है एक्सेलरेशन और मास को जब मल्टीपल करते हैं तो हमें फोर्स मिलता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मास एंड एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज। ऑप्शन इज टू आइडेंटिफाई द कलर सब्सटेंस,
ऑप्शन बी डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, ऑप्शन सी इन द इफेक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कलर सब्सटेंस, ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेपरेटिंग द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। जो क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। ये जो है वो दो फेज़ में होता है, एक सॉलिड फेज़ होता है जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं, और एक लिक्विड या गैस फेज़ में होता है जिसको हम लोग मोबाइल फेज़ कहते हैं। थोड़ा इसके यूज़ के बारे में देख लेते हैं। इसे रंगों को अलग करने में यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप स्याही को ले सकते हैं, उसको अलग करने में करते हैं। दवाई का टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ द पावर ऑफ द लेंसेज ऑफ अ स्पेक्ट्रल इज +2 डायोप्टर देन द फोकल लेंथ विल बी। ऑप्शन है हमारा ए 2000 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 2 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ डी दिया हुआ है, डी इजकल टू 2 है तो हमें एफ निकालना है, तो एफ इजकल टू 1/d होता है। देन एफ इजकल टू 1/2 इजकल टू 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है हमारा सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फॉर द रबर बॉल एंड द वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्री टुगेदर फ्रॉम द सेम हाइट इन अ वैक्यूम देन व्हाट। ऑप्शन ए wing will reach the ground first, option B rubber ball will be reach the ground first, option C wooden ball will reach the ground first, option D all three will reach the ground together, option E none of them। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल थ्री विल रीच द ग्राउंड टुगेदर। इसका रीज़न ये होगा कि फ़ैन, रबर बॉल और वुडन बॉल को जब वैक्यूम में छोड़ देते हैं तो इसका लास्ट जो स्पीड होता है वो सेम होता है, वो होता है v इजकल टू √2gh, जिस कारण से ये तीनों एक साथ ही ग्राउंड पे गिरेंगे। अगला क्वेश्चन, साउंड वेव इन द एयर आर, ऑप्शन ए ऑब्लक, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन डी पोलराइजेशन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि साउंड वेव जो होती है वो एक तरह की मैकेनिकल वेव होती है, उसे ट्रांसमिशन के लिए किसी न किसी तरह के मीडियम चाहिए होती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में अलग होता है। लिक्विड और गैस में ये क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती है। सॉलिड में ये दोनों तरह की होती है, ट्रांसवर्स भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ए वोल्ट मीटर, बी आमीटर, सी वोल्ट मीटर, डी पोटेंशियोमीटर, ई नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, इन द इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन ए हीट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन डी मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर, बी आई मीटर इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डी, गैल्वेनोमीटर इज नॉन कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को हम ओम से नापते हैं और गैल्वेनोमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डायनेमो इज व्हाट, ए कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन सी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन डी प्रोड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी। और राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन, which energy is converted into the electric energy to obtain the electricity from turbine and dynamo? Our option is A chemical energy, B mechanical energy, C solar energy, D magnetic energy। इसका करेक्ट आंसर है B मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी इक्विपमेंट जो वर्क करती है वो उस समय मैकेनिकल एनर्जी में होती है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ऑप्शन इज ए 331 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 320 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 340 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 350 मीटर पर सेकेंड। इट्स राइट आंसर इज ए 331 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारा,
Which is the renewable source of energy? Option coal, option B petrol, option C solar energy, option D natural energy. इसका आंसर है सी सोलर एनर्जी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी कूलम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी ओम्स। बाकी तीन का भी हम देखते हैं कि वो किसके यूनिट है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज का यूनिट है। कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। अगला क्वेश्चन, हु गिव्स द थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशन? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी आइजैक न्यूटन, सी गैलीलियो गैली या डी स्टीफन हॉकिंस। इसका करेक्ट आंसर है डी आइजैक न्यूटन। बाकी तीन साइंटिस्टों के बारे में भी जान लेते हैं कि उन्होंने कौन से थ्योरी दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी दिया था। गैलीलियो गैली ने थ्योरी ऑफ हेलोसेंट्रिज्म दिया था। स्टीफन हॉकिंस ने बिग बैंग थ्योरी दिया था, जो कि ब्लैक होल से रिलेटेड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? ए वॉट, बी न्यूटन, सी जूल, बी पास्कल। इसका करेक्ट आंसर है सी जूल। बाकी तीन भी देख लेते हैं। वॉट पावर का है, न्यूटन फोर्स का है और पास्कल प्रेशर का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर? ऑप्शन आर ए 746 वाट्स, बी 1000 वाट्स, सी 736 वाट्स, डी 740 वाट्स। इसका करेक्ट आंसर है ए 746 वाट्स। अगला क्वेश्चन, वन विच प्रिंसिपल डज अ सोलर सेल वर्क? ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन सी थर्मल इफेक्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। अब सवाल है, सोलर सेल किस पे काम करती है? तो सोलर से फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करती है। बाकी दो के बारे में भी जान लेते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करती है। थर्मल इफेक्ट जूल हीटिंग प्रोसेस पे काम करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी पे वर्क करती है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपेयर ब्लू? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट नियरेस्ट साइडनेस? ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कॉन्केव लेंस, ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्केव लेंस। अगला क्वेश्चन है, इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड द फास्टेस्ट? ऑप्शन ए एयर, बी वाटर, सी वैक्यूम, डी सॉलिड। द राइट आंसर इज डी सॉलिड। अगला क्वेश्चन, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? ऑप्शन इज ए पर्पल, बी ब्लू, सी ग्रीन, डी रेड। आंसर इज ऑप्शन डी रेड। और पर्पल कलर का सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन इज ए वोल्टमीटर, बी आमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी ओडोमीटर। द करेक्ट आंसर इज बी आमीटर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वोल्टमीटर का यूज़ पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का भी यूज़ हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र और क्या कहते हैं उसका डायरेक्शन मालूम करने के लिए करते हैं। ओडोमीटर गाड़ियों में लगा होता है जिससे डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज वीकेस्ट इन नेचर? ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सी न्यूक्लियर फोर्स, डी वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका करेक्ट आंसर है ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी दो एटम के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर न्यूक्लियर फोर्स, वो काफ़ी स्ट्रांगली होता है। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा चुंबक धरती के ऊपर रख के भी एक पिन को, लोहे का पिन को उठा सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि नेचर में सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सा है? तो सबसे स्ट्रांग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये न्यूक्लियर के अंदर होता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को काफ़ी स्ट्रांगली बांधे रखता है। हमारा आज का अंतिम सवाल है, फॉर एन आइडियल गैस विच लॉ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम? हमारे ऑप्शन है ए चार्ल्स लॉ, बी बॉयल्स लॉ, सी गे-लुसाक लॉ, डी एवोगाड्रोज लॉ। हमारा करेक्ट आंसर है बी बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बनता है। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला होता है P1V1 = P2V2। ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।